नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जी सर में। मैं हूं आपका साथी जितेंद्र कुमार जाएंगे। दोस्तों, ये पीजीटी फाइन आर्ट्स वाला पेपर है जिसको हम लेकर आए हैं। हालांकि आंसर ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को जानने चाहिए कैसे प्रश्न आए थे। जिन्होंने एग्जाम दी है उनके लिए शुभकामनाएं, और जिनकी एग्जाम अभी होने वाली है उनके लिए भी शुभकामनाएं। तो ज़रूर से देखिए इस प्रश्न पत्र को। प्रश्न पूछा गया था इंग्लैंड का चित्रकार जिसने सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की नुक्कतियां तैयार की है। दोस्तों, आंसर रॉबर्ट गिल हो जाएगा। इंग्लैंड के चित्रकार की बात की थी, बाकी तीनों भारतीय हैं, तो तीसरा जवाब इसका अपने आप सही हो गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के चित्र वाली मुहर में किन 4 पशुओं का अंकन है। दोस्तों, जैसा कि ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 ऑप्शंस में बंदर है, लेकिन सिर्फ दूसरा ऑप्शन उसमें कोई बंदर नहीं है, तो चित्ता, हाथी, गेंडा और भैंसा, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो जैसे कि भरहूत जो है यहाँ से संबंध नहीं रखता है, बल्कि कालीबंगा, लोथल, चौंद्रो तीनों ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं से संबंधित छेदन जातक किस गुफा से प्राप्त होता है। जैसा कि पता है, सर्वाधिक जो जातक कथाओं का अंकन गुफा संख्या 17 से ही मिलता है, तो इसका सही जवाब दे रखा है 17। गुफा संख्या 1 से बोधिसत्व पद्म पाणि का है, गुफा संख्या 2 से सर्वनाश का चित्र, और गुफा संख्या 16 से मरणासन राजकुमार का चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों तक चित्रण कार्य हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 800 वर्षों तक इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 200 शताब्दी ईसा पूर्व से काम चालू हो गया था और यहाँ लगभग 600 ईस्वी तक चला था, तो 800 वर्षों का ये समय हो गया है। अगला प्रश्न है, अजंता भित्ति चित्रों से प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं से प्राप्त होते हैं। अजंता के कौन सी गुफाओं से सबसे प्राचीनतम चित्रों की बात की जा रही है, तो गुफा संख्या 9 और 10 जो है उनसे प्राचीनतम चित्र प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वो कौन सी है। भगवान बुद्ध की जो आकृति है वो कौन सी है, तो दोस्तों त्रिभंग मुद्रा है। मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देखिएगा। त्रिभंग मुद्रा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे यहाँ पे आपका। तो त्रिभंग मुद्रा यानी उनका सिर, उनकी कमर और उनकी बॉडी जो है वो त्रिभंग यानी भगवान श्री कृष्ण की तरह है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सभंग तब होती है जब वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, और अतिभंग की मुद्रा आप जैसा कि पता है भगवान शिव की नटराज वाली जो मुद्रा है वो अतिभंग मुद्रा है, और आदि मुद्रा ये अलग से है, तो इसका सही जवाब त्रिभंग मुद्रा। अगला है, पुरातात्विक स्थल धोलावीरा किससे संबंधित। धोलावीरा जैसा कि हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे हमें सबसे बड़ा स्टेडियम प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखने वाला ये स्थल है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं कितनी हैं। तो आपको पता है कि चैत्य गुफाएं जो है वो 9, 10, 11, 12, 13 यानी लगभग ये जो गुफाएं हैं वो चैत्य हैं, तो उनमें से केवल 9 और 10 का नाम आ रहा है। बाकी की बात करें तो 12 के साथ 17 है, 17 चैत्य नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार से 20 और 23 जो है वो भी चैत्य नहीं है, तो यहाँ पे चैत्य गुफाओं की बात की जा रही है, तो गुफा संख्या 9 और 10 ही के यहाँ पे क्या है, चैत्य गुफाएं हैं, तो इसका सही जवाब 9 और 10 ही होगा। अगला है, सिंधु सभ्यता से कुकुद, मान, वृषभ की आकृति किससे मिलती है। तो हमने देखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मुहर है उसके ऊपर कुकुद युक्त वृषभ यानी बेल की आकृति प्राप्त होती है मुहरों के ऊपर। अगला प्रश्न है, पकाई मिट्टी ईंटों की सभ्यता कहलाती है। तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा में चित्रित चित्र विश्व प्रसिद्ध है, तो ये क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसका सही जो जवाब है वो लयात्मक और भावपूर्ण रेखाओं के लिए। हालांकि बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और भी जगह मिले, अलंकरण भी मिलेगा, जातक कथाएं भी मिलती है, लेकिन जो लयात्मक और भावपूर्ण जो रेखांकन देखने को मिलता है वो अजंता में सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, 1954 में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया था। तो 1954 में किया गया था, पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से इसका चित्रांकन किया गया था, आपको जरूर से याद रखना है। और मदन सिंह जो है उन्होंने उनकी सहायता से उन्होंने इनका प्रकाशन किया था। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति है वो किसकी है। तो कांस्य से निर्मित तो नर्तकी की है, दोशालावड़े योगी की मूर्ति पत्थर से बनी हुई है, बेल की। हमें देखा जैसा कि बेल हमें मोस्टली मुहरों के ऊपर देखने को मिलता है, पशुपतिनाथ भी। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व अजंता किस गुफा में प्राप्त हुआ है। बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1 का चित्र आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कांस्य की प्रतिमाई है दोस्तों, योगी की प्रतिमा जो वो कराची वाले में रखी हुई है, तो इसका सही जवाब तीसरा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मर्तकों की कला या मर्तकों का टीला जिसको कहते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मर्तकों का टीला है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, तो मर्तकों का टीला हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो। मर्तकों की कला यदि यहाँ पे मिश्र नाम आता तो मिश्र हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मर्तकों की कला की बजाय मर्तकों की टीला आप ज़्यादा याद रखें दोस्तों, वो सही होगा। अगला है, कालीबंगा काली रंग की चूड़ियाँ होती है, जरूर से याद रखें दोस्तों, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है। काली रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा, और मोहनजोदड़ो मर्तकों का टीला।
वर्तमान में जनता की कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो 6 चित्रित गुफाएं हम यहाँ पे देखने को मिलती है, जरूर से याद रखिएगा। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा किस पत्थर में बनी हुई है? तो स्टीटाइट स्टोन है दोस्तों, ये शैलखड़ी जो है उसमें ये प्राप्त होता है। अगला है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ जिले के में घग्गर नदी के किनारे हैं, तो याद रखना है आपको। अगला है किस राजस्थानी चित्र शैली में राजा सावंत सिंह का योगदान है? तो सावंत सिंह उर्फ नागरीदास का संबंध है किशनगढ़ शैली से, याद रखिए दोस्तों। जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है, तो यहाँ पे ढोला मारू का जो चित्र है वो जोधपुर शैली से संबंध रखता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसके अंदर धूसर रंगों का प्रयोग करके बैकग्राउंड बनाया गया है और ऐसे रंगों का यूज़ किया गया है, उसने रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है ढोला मारू का। जबकि बनी ठनी किशनगढ़ से हो गया, झूले पर कृष्ण जो बीकानेर का, गोधुली भी जो है ये मेवाड़ शैली का चित्र इस प्रकार से हो जाता है। तो ढोला मारू स्पेशली जोधपुर शैली का आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है महाभारत का चित्रित फारसी रूपांतरण, महाभारत का फारसी रूपांतरण रज़्मनामा हो गया दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न है अशोककालीन स्तंभों में निर्माण में प्रयुक्त पत्थर कौन सा है? तो अशोक के टाइम में जितने भी लगभग इमारतें बनी हैं, या ये कहें कि जो भी आर्किटेक्चर है वो स्पेशली चुनार के लाल बलुआ पत्थर से प्राप्त हुआ है। चुनार का लाल बलुआ पत्थर यूज़ किया गया है। अगला है पाल शैली में अधिकांश चित्र मिले हैं, तो पोथियों में मिले हैं। जैन शैली में तो हालांकि कागज पे भी चित्रांकन स्टार्ट हो गया था, लेकिन पाल शैली में पोथियों पर ही मिले हैं। अगला प्रश्न है भारतीय लघु चित्र शैली की संबंध, उदयपुर का संबंध किससे है? भारतीय लघु चित्र शैली का संबंध किससे है? तो यहाँ पे मेवाड़ शैली जो है उसमें उदयपुर आता है, मेवाड़ शैली के अंतर्गत उदयपुर आता है। उदयपुर, राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, कोगुंदा, ये सब क्षेत्र मेवाड़ में आते हैं। जबकि ढूंढाड़ में जयपुर के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा, मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर ये, और हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र आ जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सी चित्रशैली मारवाड़ चित्रशैली की मुख्य शैली को समर्पित है? तो जैसा कि मारवाड़ चित्रशैली है उसमें जैसा हमने बताया बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ शैली ये सब आती हैं स्पेशली, तो किशनगढ़ शैली मुख्य रूप से इसका समर्पित है। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रों में प्रमुख विषय क्या है? तो राधा कृष्ण की लीलाएं इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। शिव पार्वती के बहुत ही कम चित्र देखने को मिलते हैं, देवी देवताओं का चित्र ये कोई विशेष बात नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका चित्रण स्पेशली राजस्थानी चित्रों में हुआ है। अगला है वर्ष के 12 महीनों का ऋतु वर्णन, जिसे 12 मासा कहते हैं, तो 12 मासा का सबसे ज़्यादा चित्रण जी दोस्तों बूंदी शैली में ही हुआ है, जबकि राग रागिनियों का चित्रांकन भी यही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज का अंकन प्रतीक है। गज जो बनाया गया है, हाथी बनाया गया है, वो किस लिए बनाया गया? तो ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। भूमि की उर्वरता वृषभ हो जाएगा, और राज्य का विस्तार जो है वो आपका घोड़ा हो जाएगा, शौर्य का व्याघ्र हो जाएगा। इस प्रकार से ऐश्वर्य गज को अंकित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो राजस्थानी शैली में जातक कथाओं का कहीं चित्रण नहीं हुआ है, बल्कि नायक नायिका भेद, रासलीला, रागमाला चित्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय किसको है? तो मौर्यकाल स्पेशली अशोक के ले जाना जाता है। अशोक के समय बहुत सारे स्तंभ और स्तूप वगैरह बने हैं, जैसा कि हमने देखा है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल कब माना जाता है? तो 15वीं शताब्दी का समय माना जा रहा है। इसका संभवतः आंसर इस प्रकार से होगा, क्योंकि लघु जो चित्र शैलियाँ हैं उनके बाद में मुगल काल आ जाता है, और मुगल काल से ही जो है चित्रकला का एक प्रकार से ज़्यादा प्रादुर्भाव स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में जो है सांस्कृतिक उत्थान को हम लोग कहेंगे। तो इस प्रकार से 15वीं सेंचुरी दे रखा है। यदि पाल जैन की बात करते तो यहाँ पे 8वीं 9वीं सदी हो सकता था, तो हम लोग उसको सही मान सकते थे, परंतु 15वीं ही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्र शैली प्रमुख रूप से कितनी शैलियाँ हैं? तो राजस्थान की 4 प्रमुख शैलियाँ भी नाम पढ़ा था हमने, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली, ये 4 प्रमुख शैलियाँ राजस्थानी चित्र शैली की। अगला प्रश्न है किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय राधा कृष्ण था? पहाड़ी शैली जो है उसमें राधा कृष्ण का स्पेशली चित्रांकन हुआ है, जैसा कि मुगल शैली में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दक्षिण शैली में राधा कृष्ण का चित्रांकन हार्डली ही देखने को मिलता है। कंपनी शैली में तो बिल्कुल ही नहीं है, तो पहाड़ी शैली इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जैसा भी आप आंसर करें, बाकी के ऑप्शंस को जरूर से देखा करें। कभी कभार एक ही आप ऑप्शन को देख के सही कर देते हैं तो वो थोड़ी सी खामी हो जाती है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्र शैली में चित्रित प्रथम पोथी कौन सी है? देखिए चोर पंचासी का पहला ही ऑप्शन दे रखा है, लेकिन बसंत विलास इसका सही जवाब होगा। जैसा कि राजस्थानी शैली जो है वो अपभ्रंश शैली से निकली है, मेवाड़ शैली में जैन अपभ्रंश शैली के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं में से बसंत विलास एक है। अगला प्रश्न है जयपुर शैली राजस्थानी चित्र शैली की किस उप शैली में आती है? तो ढूंढाड़ जो शैली है, ढूंढाड़ का जो क्षेत्र जयपुर का ही क्षेत्र कहलाता है, तो
ढूंढाड़ में आती है जयपुर, बल्कि मेवाड़ में हमने आपको बताया नाथद्वारा शैली है, देवगढ़ है, गोगुंदा है, चावंड है, ये सब शैलियाँ मेवाड़ में आती है। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ की स्पेशली शैलियाँ, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ की जो है शैलियाँ आती है। अगला है कांगड़ा चित्र शैली को किस शैली के प्रमुख रूप में माना जाता है? तो कांगड़ा जो है वो पहाड़ी शैली की उपशैली है। साधारण सा प्रश्न है साथियों। रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष, रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पे पशु आकृति जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर है, तो रामपुरवा का वृषभ स्तंभ है साथियों, वृषभ यानी बेल। अगला है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता का नाम आते याद रखें, बौद्ध धर्म यानी पाल शैली से संबंध रखती है। अगला है किस भारतीय चित्रकार ने चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद देखने को मिलता है? यूरोपीय घनवाद गगनेंद्रनाथ घनवाद, जरूर से याद रखें। अगला प्रश्न है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का संबंध किससे है? जैसा कि हमें बताया सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थलों की इनके द्वारा खोद और खुदाई की गई थी। अगला है कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण मूर्ति शिल्प कहाँ मिला? यानी रावण का कैलाशोत्तोलन या फिर रावण का कैलाश पर्वत को उठाना वाला जो मूर्ति शिल्प है वो एलोरा में देखने को मिलता है। 2 जगह इसका बहुत ही सुंदर अंकन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भरहूत की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कनिंघम जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहूत की खोज की थी। अगला प्रश्न है नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है, तो यहाँ पे जो अभंग सभंग त्रिभंग ऐसे ना दे के सीधा दे दिया गया तांडव नृत्य। नटराज जो है वो एक तरीके से तांडव नृत्य का प्रतीक है। तांडव नृत्य करते हुए भगवान शिव की मुद्रा नटराज कहलाती है। अगला है किस कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्तियाँ गढ़ी गई है? तो ये मथुरा जो शैली है, मथुरा में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मानव मूर्तियाँ बनी है, याद रखना है। अगला प्रश्न है एलिफेंटा का प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प कौन सा है? तो एलिफेंटा में देखिए विष्णु से संबंधित चित्र हार्डली ही मिलते हैं, अलोकेतेश्वर बुद्ध का नहीं मिल सकता है। अर्धनारीश्वर यानी भगवान शिव और पार्वती माता का तो ये जरूर से है, तो इसका सही जवाब तीसरा ही है। बाकी के जवाब इससे संबंध नहीं रखते हैं। पंथेरा क्या है, संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है फिलहाल। पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है? तो पंच पांडव रथ या फिर सप्तरथ मंदिर जो है वो महाबलीपुरम है साथियों, जरूर से याद रखिएगा, जो कि ग्रेनाइट पत्थर में बनाए गए हैं पल्लव शासकों के द्वारा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के तांबे का हंस किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ है, जरूर से याद रखिएगा। अगला है मथुरा से बौद्ध धर्म के अलावा किस अन्य धर्मों की मूर्तियाँ मिली है? तो मथुरा साथियों याद रखिएगा एक धर्मों की त्रिवेणी इसको कह सकते हैं, धर्मों का संगम यहाँ पे होता है। यहाँ पे शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध इन सभी की जो है मूर्तियाँ देखने को मिलती है, तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। मथुरा और गांधार कुषाण काल में प्रमुख कला के केंद्र थे, और सारनाथ में और गुप्त काल में भी मथुरा और सारनाथ जो है वो मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। अगला है कैलाशनाथ मंदिर के शिल्प किससे संबंधित है? तो शैव धर्म यानी भगवान शिव को समर्पित है, तो शैव धर्म हो गया। अगला है अमरावती के स्तूप की खोज किसने की थी? तो ये 1797 में की है, मैकेंजी ने, याद रखिएगा। अमरावती का स्तूप आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में है। अगला है एलिफेंटा जिस टापू के ऊपर उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है घारापुरी। घारापुरी या फिर धारापुरी नाम आपको देखने को मिलता है। अजिंस्टा यहाँ पे नाम दे रखा है, अजंता का नाम हो जाएगा। अगला है महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है? मामल्लपुरम, यानी मामल्लपुरम के नाम से वहाँ पे इनको जानते हैं, याद रखिएगा। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल की देन है, किस काल में निर्मित हुआ है? तो जो कलिंग जो शैली है या फिर कलिंग जो टाइम है उस वक्त कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है। अगला है मथुरा की मूर्तियाँ निर्मित है, तो मथुरा में भी जो है रेतीला पत्थर यानी कि बलुआ पत्थर जो है, लाल बलुआ पत्थर में यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हैं, याद रखिएगा। जबकि काला पत्थर में हम देखते हैं कि शिष्ट पत्थर जो है उसमें गांधार में इस प्रकार की पत्थर यूज किए गए हैं। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर में अंकित 7 घोड़े किसका प्रतीक है? दोस्तों 7 घोड़े 7 दिनों का प्रतीक है, जबकि जो 12 जो जोड़ी पहिए बने हैं वो राशियों के प्रतीक हैं, और उनके अंदर जो है वो बहुत छोटे छोटे बीड्स बने हैं 3-3 के, तो उनको जो हो प्रहर का प्रतीक होते हैं। 4-4 जो उनके अंदर बने वो प्रतीक का प्रहर का होता है, तो इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपके लिए। फ़िलहाल सिर्फ आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखिए, याद कीजिए, आपको लाभ मिल सकता है अपने आगामी एग्जाम्स में, इसलिए हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है, एनिमेशन, फोटोग्राफी, ड्राइंग तीनों ही शामिल है, जरूर से याद रखें। अगला है शेषनाग वंश से उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु की मूर्ति किस नाम से जानी जाती है?
तो पटना यक्ष, नंदीवर्धन और लोहानीपुर के यक्ष के बजाय परखम ग्राम का यक्ष जो है इसी के नाम से अजातशत्रु की मूर्ति को जाना जाता है। परखम ग्राम की यक्ष मूर्ति सभी जानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है ये। अगला है कोणार्क का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों कोणार्क का अर्थ होता है सूर्य का कोना, याद रखिएगा। अगला है धीमान और वितपाल किस लघु चित्र शैली के चित्रकार हैं। तो पाल शैली के चित्रकार हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने अभी जो है कुछ कला प्रश्नोत्तरी डाली है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे उनको देखिएगा, क्योंकि अभी जो कुछ इस प्रकार के प्रश्न मैंने उन कला प्रश्नोत्तरी में शामिल किए हैं, बहुत सारे प्रश्न उनमें से आ रहे हैं यहाँ पे। तो साथियों बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो आप पीजीटी के हिसाब से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि टीजीटी का लेवल कैसा क्या होगा। तो उसके हिसाब से आप प्रश्नों को याद रखें, और स्पेशली जो हमने अभी लगभग 500 प्रश्न मैंने डाले हैं उनको जरूर से देखिएगा, डीएसएसबी के लिहाज से भी। साथ में आप यदि यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की, तो उसके लिए भी बेहतर होगा। प्रश्न है कांगड़ा शैली के संरक्षक कौन है। राजा संसार चंद है कांगड़ा शैली के। सावंत सिंह किशनगढ़ शैली से हो जाएंगे, जरूर से याद रखिएगा। अगला है दक्षिण भारत से प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा क्या है। तो दक्षिण भारत में नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है सर्वप्रसिद्ध है, चोलकालीन प्रतिमा, याद रखना है। प्रसिद्ध चित्रबाज चित्रण किस मुगल चित्रकार ने किया था। तो बाज का पशु पक्षी चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर, इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि बिस्मिल्लाह छवि चित्रण के लिए हो जाएगा बिहिजात, जो है आपको पता है बाबर के समय का चित्रकार, पूर्वकार राफेल और निहाल चंद किशनगढ़ शैली का चित्रकार। अगला है जैन शैली के चित्र किससे संबंधित है। तो जैन शैली जाहिर सी बात है, जैन शैली के जैन धर्म के 2 संप्रदाय होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, तो उन्हीं से संबंध रखेंगे। जबकि हीनयान और महायान हो जाएंगे बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले। वैष्णव जो होता है अपना, वैष्णव और शाक्त जो होते हैं ये हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के गुफा मंदिर या गुहा मंदिर इस श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो पल्लवकालीन जो कला, यानी पल्लव शासक नंदीवर्मन प्रथम सेकंड ने जो बनवाए हैं सप्तरथ, वो पल्लव काल के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या तमिलनाडु राज्य के कृष्णा नदी के तट पे है। तो साथी हालांकि कृष्णा नदी तमिलनाडु से नहीं गुजरेगी, तो तमिलनाडु में सीतनवासली केव है पुदुकोट्टई जिले में, कावेरी नदी के तट पे है ये, कृष्णा नदी ना होकर कावेरी नदी होगी, जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पशु पक्षी चित्रांकन किस मुगल शासक के समय सर्वाधिक हुआ है। तो जहांगीर के समय पशु पक्षियों का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है, जिसमें हमें पता है कि मंसूर उनके समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार है जिसने बहुत सारे पशु पक्षियों का चित्रांकन किया है। अगला है निम्न में से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो जोगीमारा, सीतनवासल बाग सिगिरिया, जैसा कि पता है जोगीमारा बाग सिगिरिया स्पेशली बौद्ध धर्म से, लेकिन सीतनवासल की केव जो है वो जैन धर्म से संबंध रखती है, जिनको अरिवार कोयल के नाम से भी जानते हैं। पुदुकोट्टई जिला तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण कला के प्रणेता हैं, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण कला यानी कि बंगाल शैली के प्रणेता हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। निम्नलिखित में से किसी को कांकन्य या फिर कांकद बोट के नाम से जाना जाता है। कांकद बोट या फिर कांकन्य बोट के नाम से आता है, तो सांची को इस नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा साथियों। अजंता का अजस्टा नाम देखने को मिलता है, आपको पता ही होगा। अगला है इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्ति शैली कहलाती है। तो इंडो ग्रीक शैली या हिंदी यूनानी या फिर भारतीय यूनानी शैली के नाम से जानते हैं गांधार शैली को। कुषाणकालीन कला का प्रमुख केंद्र गांधार। अगला है शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है। तो जैसा कि बहुत सारे जो किताबें हैं या बहुत सारे ग्रंथों का चित्रांकन अकबर के समय ही हुआ है, तो अकबर कालीन ये है शाहनामा। अगला प्रश्न है गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया है। तो बोधिसत्वों का अंकन राजाओं के भांति किया गया है। अगला प्रश्न है अमरावती का प्राचीन नाम क्या है। अमरावती का नाम है धान्याकटक, प्राचीन नाम है अमरावती का, जबकि वात्यापीपुरम जो है बादामी का प्राचीन नाम है। मामल्लपुरम हमने देखा था अभी भी महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से जानते हैं, और धारापुरी जो है वो आपका हो गया है एलिफेंटा से संबंधित। और कांकन्य बोट जरूर से याद रखिएगा, या कांकन्य जो है वो सांची से संबंध हो गया। अजंता अजंता से संबंध हो गया। एल्लापुर या फिर अल्लपुर हो गया आपका एलोरा से। तो जो भी प्राचीन नाम है इनको भी जरूर से याद रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है मुगल कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं। मुगल कला का यहाँ पे चित्रकला की बात नहीं कर रहे हैं, स्थापत्य कला की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कला की बात कर रहे हैं, और उन्होंने सही जवाब माना है अकबर का काल। इसके बारे में जितनी जानकारी होगी आपको उपलब्ध करवाएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए मुगल काल का जो मुगल कला का स्वर्णकाल अकबर के समय को मानते हैं डीएसएसपी के हिसाब से, इसका ये आप आंसर याद रखिएगा। यदि चित्रकला पूछा जाता तो जहांगीर हो जाता, और यदि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूछते या फिर वास्तुकला का पूछते तो शाहजहां हो जाता है। यहाँ सिर्फ पूछा गया है केवल मुगल कला का स्वर्णकाल, तो अकबर हो गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है 1905 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। जैसा कि 1905 में ना कि 1907 में इसकी स्थापना हुई, हमें पता है अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी।
अगला प्रश्न आता है कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन है? तो पुनरुत्थानकालीन शैली कह दें या फिर बंगाल शैली कह दें, अवनींद्रनाथ टैगोर का ही नाम हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ये प्रश्न मैंने अभी अपनी जो कला प्रश्नोत्तरी में भी मैंने ये प्रश्न डाला था। अब्दुल समद शिराजी इसका सही जवाब हो जाएगा। अबुल फजल उनके समय का एक राइटर था, अबुल फजल अकबर के समय का, लेकिन यहाँ पे चित्रकार की बात की जा रही है। और मोहम्मद नासिर संभवतः शाहजहाँ के समय का और अबुल हसन जहांगीर के समय का हो जाता है। तो अब्दुल समद शिराजी इनके समय का एक प्रमुख कलाकारों में से। अगला प्रश्न है जनता का प्रसिद्ध चित्र मृणासन राजकुमारी किस गुफा से संबंध रखता है? तो मृणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 है, जबकि राहुल समर्पण का या फिर भिक्षुक बुद्ध का गुफा संख्या 17 में, स्तूप पूजा का गुफा संख्या 9 में और सर्वनाश का चित्र स्पेशली में गुफा संख्या 2 का याद रखना है। अगला प्रश्न है बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे मूर्तिकार जिन्हें भारतीय आधुनिक मूर्तिकला का जनक कहते हैं। तो भारतीय आधुनिक मूर्तिकला का जनक रामकिंकर बैज को माना जाता है। निस्संदेह आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला है किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार कहा जाता है? तो गणेश पायन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन याद रखें दोस्तों, गणेश पायन। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में नाग की कल्पना किस धर्म में प्रचलित थी? तो नाग दोस्तों न केवल हिंदू बौद्ध बल्कि जैन तीनों में ही है, यानी कि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के एक शेष अवतार के रूप में मानते हैं उनका, जैसा कि हमने देखा है उनका शयन है, और बौद्ध धर्म में मुचलिंद नाग के रूप में, और जैन धर्म में पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो नाग को मानते हैं। तो तीनों ही सही हो गए हैं। अगला प्रश्न है शाही और मोम में रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था। तो बंगाल के कलाकार हैं, शाही मोम में काम करते हैं और राज्यसभा का सदस्य तो जोगेन चौधरी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय चित्रकार और मूर्तिकार का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था? तो लाहौर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और मूर्तिकार और चित्रकार दोनों हैं, तो धनराज भगत जिनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है 1917 में। ठीक है। अगला प्रश्न है अंजलि ईला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री कब मिला था? 2000 में मिला था। बाकी जानकारियाँ आपको अंजलि ईला मेनन की और ये अर्पिता सिंह, भूपेन खाकर, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्टों के मैंने वीडियो बना रखे हैं। समकालीन कलाकारों की वीडियो जरूर से देखिएगा साथियों, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है एग्जाम की दृष्टि से, जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह क्या है? त्रिरत्न इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है मूर्तिकार शंखो चौधरी का शिल्पों में क्या दिखाई देता है? शंखो चौधरी के शिल्प जो है वो घनवादी प्रभाव प्राप्त हैं शंखो चौधरी के, याद रखिएगा। शंखो चौधरी 1916 में जिनका जन्म हुआ है, और इनके कुछ हमने आर्ट वर्क्स भी देखे थे, जैसे कि टॉयलेट वगैरह, इन्हीं का कुछ आर्ट वर्क्स हैं। अगला है आरंभ में तंजौर शैली के सभी चित्र किस पे बनाते थे? तंजौर शैली में स्पेशली जो स्टार्टिंग में चित्र बने थे वो हाथी दांत और लकड़ी के ऊपर बने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय कला का पैगंबर किसे कहते हैं? यामिनी रॉय इसका सही जवाब होगा। अगला है भारतीय आधुनिक मूर्तिकार जिनका जन्म बंगाल के बांकुड़ा में हुआ था? तो रामकिंकर बैज बांकुड़ा बंगाल में हुआ था, जबकि अपने डी.पी. राय चौधरी का तेजट बांग्लादेश में हुआ था, जरूर से याद रखिएगा। धनराज भगत का अभी भी पूछा गया था, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारतीय आधुनिक मूर्तिकला का जनक कहते हैं? तो भारतीय आधुनिक मूर्तिकला का जनक, ये प्रश्न ऊपर ही इन्होंने पूछ लिया है, तो उसी में से आ गया आंसर रामकिंकर बैज। बंगाल की मूर्तिकार मीरा मुखर्जी द्वारा निर्मित वुमन कैरिंग चाइल्ड एट कसौली किस माध्यम में बना है? तो स्पेशली हालांकि इन्होंने कांसे में काम किया, बट इनका ये जो वर्क है ये टेराकोटा का वर्क है मीरा मुखर्जी का। अगला प्रश्न है भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्म चक्र का अंकन किसका प्रतीक होता है? तो धर्म चक्र का जो अंकन होता है वो भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है, जबकि हम लोग ज्ञान प्राप्ति में हम लोग बोधि वृक्ष का प्रतीक मानते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है धर्म चक्र जो है वो प्रथम उपदेश का प्रतीक माना जाएगा। अगला प्रश्न है राजा रविवर्मा ने किस प्रदेश में लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की थी? तो याद है आप लोगों को दोस्तों, घाटकोपर मुंबई महाराष्ट्र में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, याद रखना है। अगला प्रश्न है दीदारगंज से प्राप्त चामरग्राहिणी यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो चामरग्राहिणी यक्षिणी पटना संग्रहालय में है, जैसा कि दीदारगंज पटना से ही प्राप्त हुई थी, वहीं पर ये संग्रहित है। प्रश्न है बौद्ध धर्म में महायान पंथ का उदय होकर बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ था? तो भगवान बुद्ध की जो स्वतंत्र मूर्तियां हैं वो साथियों कुषाण काल में ही शुरू हुई थी, मौर्य काल में उनके सिर्फ प्रतीक बने थे। कुषाण काल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मूर्तिकार और लेखिका जिसे प्राचीन बंगाली मूर्तिकला में आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है? तो मूर्तिकार भी लेखिका भी है, तो स्पेशली इसका आंसर हो जाएगा मीरा मुखर्जी।
प्रश्न है यूनेस्को द्वारा घोषित अमर्त्य शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब बनाया जाता है? जैसा कि पता है इनका जन्म 1913 में हुआ था, तो 1913 में हुआ था। उनकी जन्म शताब्दी पर्यंत 2013 में जो है अमर्त्य शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाया गया था या घोषित किया गया था। प्रश्न है आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्हें ग्राफिक कलाकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। ये भी प्रश्न मैंने मेरे जो कला प्रश्नोत्तरी उनमें ऐड किया है। तो साथियों बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें ऐड कर रखे हैं, जरूर से देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। 500 प्रश्नों की श्रृंखला हमने जो तैयार की है। अगला इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ होर। प्रश्न है चित्रकार गोपाल चंद्र और लालचंद का संबंध किस शैली से है? पटना शैली। अगला है यक्ष यक्षिणी की पत्थर से बनी मूर्ति जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के बाहर रखी गई है, तो वहाँ पे यक्ष और यक्षी की प्रतिमा बनाई गई है। रामकिंकर बैज इसका सही जवाब होगा। साथियों एक बार फिर से आपको मैं डिस्टर्ब करके बताना चाहूँगा, मैंने DSSB के TGT और PGT दोनों के प्रश्न पत्र मैंने हल कर रखे हैं, आप उनको ज़रूर से देखिएगा। उसमें बहुत सारी डिस्क्रिप्शन मैंने डाली है, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, ज़रूर से देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, याद रखिएगा, ज़रूर से देखिएगा। सक्सेस के लिए तो थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको जरूर इसकी जानकारी संपूर्ण रूप से मिलेगी। प्रश्न है सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण कार्य स्टार्ट हुआ था, तो चीन में। दोस्तों याद रखिएगा, चीन में सबसे पहले वुड ब्लॉक स्टार्ट हुए थे। अगला प्रश्न है वह कलाएं जिसके द्वारा रूप का सृजन होता है कहलाती है? प्लास्टिक आर्ट को बोलते हैं। प्लास्टिक आर्ट जिनमें रूप का सृजन होता है, प्लास्टिक आर्ट। अगला प्रश्न होता है नाट्यशास्त्र में प्रधान रंग माने गए हैं? नाट्यशास्त्र में 4 प्रधान रंग माने गए हैं, साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रघुनाथ मोहपात्र जिनका जन्म 9 मई 2021 को हुआ था, भारतीय कला जगत में किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में रघुनाथ मोहपात्रा को जानते हैं, मोहपात्रा। अगला प्रश्न है MF हुसैन का संबंध किससे है? तो प्रगतिशील ग्रुप यानी पेग से संबंध रखते हैं कौन? MF हुसैन। जबकि चोलमंडल विलेज का नाम आता है तो किशेष पणिकर को आपको याद रखना साथियों। कोलकाता ग्रुप में प्रदोषास गुप्ता, परितोष सेन वगैरह का नाम आ जाता है। मुंबई ग्रुप जो होता है आपका, ये आर्ट सोसाइटी के नाम से जो है, उसमें भी कुछ के हिबार का भी एक जगह नाम आता है। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र में श्रृंगार के लिए कौन सा रंग उल्लेख किया गया है? तो जैसा कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से उन्होंने हरा माना है, बल्कि श्याम वर्ण भी नाम आता है, श्रृंगार के लिए श्याम वर्ण का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है सुनैना देवी चित्रकार हैं, तो सुनैना देवी बंगाल शैली की चित्रकार है साथियों, जरूर से याद रखिएगा। सुनैना देवी ये भी अपने टैगोर फैमिली से संबंध रखती है। अगला है बंगाल स्कूल की देन क्या है? तो बंगाल स्कूल की देन है वो वॉश तकनीक है, जिसकी जो है प्रेरणा अवनिंद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? देखिए यहाँ पे ऊपर उन्होंने 1905 माना था, लिखा था, लेकिन जवाब इसका 1907 ही है, क्योंकि 1907 में ही इसकी स्थापना हुई थी। अवनिंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया है लिखित संदेश चिन्ह चित्र मुद्रण को सम्मिलित करके एक कलात्मक गतिविधि, इसका उद्देश्य संदेश देना होता है, क्या कहलाता है? ग्राफिक डिजाइन कहलाता है। अगला प्रश्न है ऐसे रंग समूह जिसमें एक श्रेणी के रंग होते हैं, जैसा पीला, पीला नारंगी और नारंगी, तो वो है समीपवर्ती वर्ण। रंगों के बारे में पूरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा वीडियो शायद आपको इतने अच्छी तरीके से मिले ना मिले, लेकिन ज़रूर से देखिएगा। आपको वास्तव में रंग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, लगभग पूरी जानकारी मैंने प्रदान की है रंग के बारे में, ज़रूर से देखिएगा साथियों। एग्जाम से जाने से पहले ज़रूर से देखिएगा, आपको लाभ मिलने वाला है उसका। तो समीपवर्ती वर्ण इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है, क्योंकि ये अचानक से अपनी दिशा बदल लेती है। तो कला के तत्वों को अच्छे तरीके से देखना है दोस्तों, जैसा कि इसमें प्रश्न आ रहे हैं बार बार। अगला प्रश्न है किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? उपभोक्ता को चित्र जो है वो आकर्षित करता है। अगला प्रश्न होता है आयताकार आकृतियाँ किसका प्रतीक होती है? स्थिरता और एकता का प्रतीक होती है आयताकार आकृतियाँ। साथियों मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो जिन्होंने नहीं देखे ना वो वीडियो, यकीन मानिए उनको बहुत लाभ होने वाला है, आपको जरूर से देखिएगा। ये सारी जानकारियाँ वहाँ पे उपलब्ध हैं, जिन्होंने देखा है उनको निश्चित रूप से लाभ मिला होगा इस चीज़ का। फ्रेस्को सैको प्रविधि में चित्रण किया जाता है, तो शेको सूखी भित्ति के ऊपर इसका चित्रण किया जाता है, भित्ति की सूखी सतह पे। अगला है बौद्ध युगीन कलाओं का प्रामाणिक विस्तृत इतिहास मिलता है, ललित विस्तर के अंदर जो है इसका विशेष इतिहास मिलता है बौद्ध युगीन कलाओं का। अगला है किसी भी वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 3 भेद होते हैं इसके, जैसा कि हमें पता है, रंगत मान सघनता। अगला हो गया लिपटवा घिर्रा, लिपटवा मतलब लपेटते हैं, तो ये चित्र कहलाता है क्या? चित्रों का सेट, जिसमें चित्रों को कपड़े, जो कपड़े बनाते थे उनको लपेट कर रखते थे, चित्रों का सेट हो गया लिपटवा घिर्रा। अगला है चित्र अंतराल में समविभक्ति क्या व्यक्त करती है? तो अंतराल में समविभक्ति संतुलन एकता शक्ति, ये भी प्रश्न मैंने ऐड किया हुआ है कला के तत्वों वाले वीडियो में, तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया हुआ है दोस्तों यहाँ पे। अगला है कला रचना में प्रवाह सृजन के लिए प्रयुक्त एक विधि है,
प्रवाह पैदा करने के लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं? तो पुनरावृत्ति का प्रयोग करते हैं। ये भी प्रश्न वहाँ पे दे रखा है दोस्तों। अगला प्रश्न है वसली क्या है? एक प्रकार का कागज है, बहुत सारे पतले पतले लेयर्स के कागज चिपकाते हैं और एक वसली तैयार की जाती है। अगला है अनुरंकन या फिर रेंडरिंग किसकी विशेषता होती है? तो द्विआयामी रूपाकारों की जो तकनीक होती है वो रेंडरिंग कहलाती है, अनुरंकन कहलाता है। बल्कि अनुरंकन रेंडरिंग को कहते हैं, ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, जरूर से याद रखिएगा। रेंडरिंग का मतलब होता है अनुरंकन। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शीत रंग हैं, यानी कि ठंडे रंग कौन से हैं? तो हरा और नीला जो है वो क्या है? ठंडे रंग हैं, याद रखेंगे हम लोग। अगला है तेल पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पे आधारित प्रविधि कौन सी है? तो तेल और पानी के ऊपर काम करती है दोस्तों लिथोग्राफी। लिथोग्राफी में ये टेक्निक ही यूज की जाती है। अगला है वर्ण के प्रधान गुण कितने होते हैं? तो वर्ण के 3 प्रधान गुण होते हैं, रंगत, बल और सघनता, यानी रंगत मान सघनता इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्रम के कितने अध्याय हैं? दोस्तों 9 अध्याय दे रखे हैं, 35 से लेकर 43 के 9 अध्याय दे रखे हैं, याद रखिएगा। अगला है पोत 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक, सृजित और अनुकृत पोत। बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं कला के तत्व वाले वीडियो में, जरूर से देखिएगा। अगला प्रश्न है अनौपचारिक संतुलन है। अनौपचारिक संतुलन क्या कहलाता है? अधिक आकर्षण केंद्र के पास होता है और निर्बल आकर्षण केंद्र से दूर होता है, यानी मुख्य आकृति के पास में ज़्यादा आकर्षण होना और दूर जो है कम आकर्षण होना, ये अनौपचारिक संतुलन कहलाता है। अगला है प्रश्न सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल, चित्र में अंतराल का शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अंतराल के लिए जो सम्रांगण सूत्रधार में जो शब्द यूज़ किया गया दोस्तों भूमि बंधन ये यूज़ किया गया। बल्कि स्थान निरूपण और ये रिक्त स्थान ये कहाँ यूज़ किए ये भी आपको जरूर से याद रखिए दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्थान निरूपण जो शब्द है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? अभिलाषितार चिंतामणि में, और जो अपना स्थान जो वर्ड है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में देखने को मिलता है। जो कला का तत्व वाला जो वीडियो उसमें जानकारी दे रखी है इसके संबंध में पूरी। अगला प्रश्न है चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि क्या है? चित्र में वर्ण संतुलन करने की एक विधि है क्षेत्रफल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एरिया। अगला प्रश्न है रचना विधान के अनुसार नागरम चित्रण क्या होता है? नागरम चित्रण क्या होता है? जो चित्र गोलाकार में चित्रित हो और आभूषणों का कम प्रयोग होता है उसको नागरम चित्र कहेंगे। अगला प्रश्न है द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर नारंगी, हरा, बैंगनी, बिल्कुल आपको पता ही होगा। अगला है भारतीय भित्ति चित्रों में रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण और कलात्मक अभिरुचियों के एक साथ प्रदर्शन कहाँ हुआ है? इतनी सारी विशेषताएं तो जाहिर सी बात है जनता में ही मिलनी है। अगला प्रश्न है सामंजस्य कला सृजन का एक सिद्धांत है जिसमें क्या होता है? तो सामंजस्य में कला तत्वों का निरर्थक विकर्षण से बचाव होता है। तो सामंजस्य का अर्थ ही यही होता है कि कला के तत्वों का एक संयोजन तरीके से यूज करना। अगला प्रश्न दे रखा है सेंद्र सुविधा से प्राप्त पात्रों में चित्रकारी की प्रधानता किस रंग का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों काले रंग का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने चित्रण के लिए किया गया है, यानी जो मृदभान प्राप्त हुए उनके ऊपर। अगला प्रश्न है द्विआयामी अंकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा कथन है? तो द्विआयामी अंकन जो होता है उसमें रूप और रंग जो है वो साधारण तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला है स्वर्णिम सिद्धांत, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत यूक्लिड ने दिया है। वो यूक्लिड कहाँ के थे? यूनान के थे। अगला प्रश्न है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? बैंगनी रंग। बैंगनी पीले का विरोधी हो गया है। विरोधी रंग किसका क्या होता है? पूरी जानकारी वहाँ पे आपको मिलेगी, देखना। संबोधि कॉन्सेप्चुअल आर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है या सत्य है? सत्य है वो पूछा है। तो ये सारे के सारे कथन जैसे कि इसमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, इंद्रियों के स्थान पे मस्तिष्क को प्रभावित करता है कॉन्सेप्चुअल आर्ट, और पारंपरिक कला साधनों का उपयोग नहीं करता है तो ये कॉन्सेप्चुअल आर्ट होती है। ये सारे के सारे इसी के कथन है। अगला प्रश्न दे रखा है प्रगतिशील कला समूह के कलाकार रेफरेंस सुजा का जन्म कहाँ हुआ है? दोस्तों गोवा में इनका जन्म हुआ है, 1924 में गोवा में जन्म हुआ है सुजा का। अगला प्रश्न है कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के साथ दूसरों पर प्रकट करता है जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो और उनके अनुभवों को अनुभूति करता है। ये कथन किसका? टोल्स्टॉय का व्हाट इज आर्ट नाम की बुक में इन्होंने इस प्रकार का कथन दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है आकृति मूलक प्रसिद्ध चित्रकार जो चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार भी हैं। दोस्तों स्पेशली इसमें नाम आता है ए रामचंद्रन जी का नाम आता है, जिन्होंने बहुत सारे चित्र इनके देखने को मिलता है। तोते गुडानबिनी का एक फेमस चित्र है। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ ठाकुर को शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी। तो 1919 में उन्होंने कला भवन की स्थापना वहाँ पर की थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है राम कुमार को भारत सरकार द्वारा 1971 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 1971 में। अगला प्रश्न है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्कल्पचर से संबंधित बुक चिंतामणि करने ये बुक लिखी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, याद रखना है।
अंगीकृत छाया किसे कहते हैं? अंगीकृत छाया का मतलब होता है वस्तु पर दिखाई देने वाली छाया को अंगीकृत छाया कहते हैं। अगला प्रश्न है के हेबार का जन्म कहाँ है? कांटेगिरी कृष्ण हेबार यानी कि कांटेगिरी कर्नाटक में जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है तंत्र कला के प्रणेता कलाकार कौन है? तंत्र कला के प्रणेता केशियस पणिकर का नाम जरूर से याद रखिएगा, चोल मंडल विलेज से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है हीगेल द्वारा की गई कलाओं का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इंद्रिय के आधार पे, इंद्रियों के आधार पे वर्गीकरण सर्वप्रथम हीगेल ने किया था। सुजा व आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना की थी। सुजा ने जो है एक पैग की स्थापना की थी, कब की थी साथियों? 1947 में, हालांकि 48 दे रखा है, 1947 याद रखिएगा, सुजा रजा आरा। अगला प्रश्न है रेखा चित्रण हेतु प्रयुक्त कागज की मोटाई की गुणवत्ता के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड? तो जीएसएम यूज करते हैं। आपने देखा होगा 170 जीएसएम, 180 जीएसएम, तो जीएसएम जो होता है वो कागज की मोटाई या गुणवत्ता को इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े इत्यादि के विलक्षण मूर्तिशिल्प का निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हिम्मत शाह जी जो उन्होंने इन प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया है और बड़े बड़े टेराकोटा में हेड्स भी इन्होंने बनाए हैं, याद रखिएगा हिम्मत शाह है। अगला है किस भारतीय चित्रकार ने रंगों का सम्राट कहा जाता है? तो ये अब्दुल रहमान चिगताई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1969 to 70 में कुणाल या कुदाल भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, कुंडल भी मिलता है, तो ये किस कलाकार को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इसके लिए? तो तेब मेहता इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगला है शिशुनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु को किस नाम से जानते हैं? जो ऊपर आ चुका ऑलरेडी, परखम का यक्ष। अगला प्रश्न है जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। चार्ल्स कोरिया उसके वास्तुकार थे, याद रखिएगा जयपुर में, JKK। अगला प्रश्न है चित्र में प्राकृतिक त्रिविम दर्शन के लिए परिप्रेक्ष्य के नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटाकर अंकित करते हैं, क्या कहलाता है? त्रिविम दृश्य, यानी कि हम लोग एक तरीके से 3D कह सकते हैं, जिसमें चीज़ों को छोटा दर्शाते हैं, तो वो क्षितिजन्य लघुता उसको कहा जाता है। अगला है अचल जीवन चित्रकला यानी स्टिल लाइफ पेंटिंग में चित्रण होता है, किस चीज़ का होता है? निर्जीव वस्तुओं का यानी ऑब्जेक्ट्स का होता है। अगला है दृश्य चित्रण का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले व्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद में टेप का प्रयोग करेंगे, फिर रेखांकन, फिर रंगांकन, यानी इस प्रकार से आप एक तरीके से कर सकते हैं कि जैसे वाटर कलर वगैरह में जो हम काम करते हैं इसी प्रकार का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला है कालीघाट चित्रकला शैली कहाँ से शुरू हुई? तो कोलकाता के काली मंदिर से इसका शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा बीकानेर शैली के प्रवर्तक शासक कौन थे? तो बीकानेर शैली के स्पेशली नाम आता है अनूप सिंह का। अगला प्रश्न है टखमण 28 जो उदयपुर में है, उसके उदयपुर के कौन कलाकार उसमें शामिल हैं? तो लक्ष्मीलाल वर्मा जी और सुरेश शर्मा जी ये टखमण 28 से संबंधित कलाकार हैं। अगला प्रश्न है टेम्परा तकनीक में उपयोग करते हैं किसका? अंडे की जर्दी, पानी, रंग और इन सभी का प्रयोग करके क्या करते हैं? उनका इनेमल होता है या जिसको कहते हैं पायस से तैयार करके टेम्परा तकनीक का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी वस्तु के आकार को बदलने को क्या कहा जाता है? तो उसको स्केलिंग कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है पहले की छपाई मशीनें बनाई जाती थी, तो पहले छपाई मशीनें लकड़ी से बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है दक्कन कला स्कूल का प्रमुख केंद्र कौन से हैं? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, ये सब जो पांचों की पांचों जगह हैं ये दक्षिण शैली से ही संबंध रखती है। अगला प्रश्न है आदिल शाह और इब्राहिम शाह द्वारा किस चित्र शैली को बढ़ावा दिया गया था? तो दक्षिणी शैली को। आदिल शाह, इब्राहिम शाह ये सब जो है दक्षिण शैली के ही आते हैं। आपने बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा को पढ़ा था हमने, तो ये दक्षिण शैली से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है सेरीग्राफी रिलीफ विधि इसकी मुख्य विधि है? तो जो सेरीग्राफी वो छापांकन यानी कि एक छापा चित्रण की एक तकनीक है सेरीग्राफी। अगला प्रश्न दे रखा है परिरेखा क्या होती है? परिरेखा या फिर आउटलाइन क्या होती है? तो चित्रित वस्तु की बाह्य रेखा जो वस्तु के गुण, आयतन और दिशा दर्शाने के लिए नियंत्रित करके खींची जाती है उसको परिरेखा या आउटलाइंस को कहते हैं। अगला प्रश्न है शकुंतला कमल के पत्ते पे प्रेम पत्र लिख रही है, यानी कि शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन वाला चित्र किसका है? तो राजा रवि वर्मा। और लिनोकट और वुडकट की जो टेक्निक्स होती है वो किसकी टेक्निक है? रिलीफ विधि है, यानी कि वो रिलीफ की टेक्निक्स है वुडकट और लिनोकट। अगला है नील या इंडिगो रंग क्या है? तो ये इंडिगो की खेती होती है, जैसा कि आपको पता है, तो ये वनस्पति रंग होता है इंडिगो, नील की खेती, जिसका आपने नाम सुना ही होगा। अगला है अवलोकन कौशल किस क्षमता या गुण पर निर्भर करता है? तो विवरण पर बारीकी से ध्यान देना, किसी भी चीज़ में ध्यान देना वो अवलोकन कौशल को दर्शाता है। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं चित्र को, तो उसमें चार जो अपने स्तर आते हैं, चारों स्तरों में से ये प्रश्न वहाँ से पूछा गया है। अगला है म्यूरल भित्ति चित्र से संबंधित तकनीक कौन सी है? तो फ्रेस्को, टेम्परा, सग्राफिटो जो तीनों की तीनों टेक्निक्स हैं वो भित्ति चित्र से संबंध रखती है। अगला है दार्जिलिंग कुली गर्ल्स किस कलाकार का चित्र है? तो ये NS बेंद्रे का साथियों चित्र है दार्जिलिंग कुली गर्ल्स। प्रश्न है कृष्णा जी हवला जी आरा का असली नाम क्या है?
किशन इनका असली नाम है। अगला प्रश्न है, दृष्टि रेखा क्या है? वह रेखा जिसके लुप्त बिंदुओं में सभी समांतर क्षैतिज रेखाएं विलीन हो जाती है, यानी कि जो स्थान जहाँ पे सारी रेखाएं जो एक जगह से गायब हो जाती है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। वो इसका ये हो गया। तो ये थे इसमें अपने आर्ट से संबंधित क्वेश्चन। साथियों फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने कला के तत्व वाला वीडियो नहीं देखा है तो 3 पार्ट कला के तत्व का है। आपको अपनी सफलता में यदि आपको कुछ गेन करना है तो साथियों ज़रूर से देखिएगा। मेरा तो आपसे यही कहना है, लाभ लेना चाहते हैं तो कला के तत्व का वीडियो बहुत स्पेशली है, और पुराने टीजीटी पीजीटी के मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनको जरूर से देखिएगा। और जो अपने कला प्रश्नोत्तरी है उनको देखिएगा, संभवतः आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए खैर, मैंने ये हम लोगों ने प्रश्न पत्र हल कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने साथियों के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।